Students, the question is the normal modes of vibration for given spring mass system may have frequencies A and C option. In one of my video lecture earlier also I discussed the same problem but with the Lagrangian method of formulation. Today I will talk same question not by Lagrangian formulation rather by Newtonian formulation. लॉन्गिट्यूडिनल ऑसिलेशंस की हम यहाँ पे बात करेंगे. ये इक्विलिब्रियम स्टेट है. ये स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 3. जनरल कन्फिगरेशन ऑफ सिस्टम एट इंस्टेंट t is shown. We have displaced both masses A as well as B to right. और उसके बाद हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं न्यूटोनियन मेथड में. फोर्स बॉडी डायग्राम. Take x1 and x2 as random values, arbitrary values. Show forces on the blocks from springs, and then we will write equation of motion, and then we will get equations. So student, let x1 and x2 respectively be displacement of block A and block B at a certain instant of time, and I have assumed that x2 is greater than x1. So आप ये देख रहे होंगे ये जो ब्लॉक ए है ये लेफ्ट हैंड मास है, जो ब्लॉक बी है वो राइट हैंड मास है, और ये तीन स्प्रिंग हमें दिए हुए स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 3. अब आप ये देखेंगे जैसे ब्लॉक ए को x1 से हम राइटवर्ड डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग 1 जो है दैट इज एक्सटेंडेड बाय x1, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जो स्प्रिंग 3 होगा दैट विल बी कंप्रेस्ड बाय सेम अमाउंट x1. मैं फिर बता दूं, डिस्प्लेस बोथ मासेस A as well as B to right. स्प्रिंग 1 एलोंगेट होगा x1 से, और उसका इफेक्ट क्या होगा, स्प्रिंग 3 कंप्रेस हो जाएगा बाय सेम अमाउंट x1. तो लेफ्ट हैंड मास जो है, जो ब्लॉक A that is pulled to the left by left hand spring with a force kx1, क्योंकि जो elongated spring होता है वो हमेशा पुलिंग फोर्स लगाता है, और जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होता है हमेशा पुशिंग फोर्स लगाता है. इसी प्रकार से जो आप राइट हैंड ब्लॉक देख रहे होंगे ब्लॉक बी, उसमें जो बीच वाला जो स्प्रिंग है सेंट्रल स्प्रिंग, स्प्रिंग 2 दैट इज एक्सटेंडेड बाय x2, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो लास्ट में जो तीसरा स्प्रिंग है स्प्रिंग 3 दैट इज कंप्रेस्ड बाय सेम अमाउंट x2. तो कहने का मतलब जो राइट हैंड मास है या राइट हैंड ब्लॉक है B दैट इज पुश्ड टू द लेफ्ट विद फोर्स kx2. Why? Because जो थर्ड स्प्रिंग है दैट इज कंप्रेस्ड बाय x2. और आप देख रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक ए का फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो फाइनल पोजीशन माइनस इस ब्लॉक ए की इनिशियल पोजीशन यानी x1 - 0 यानी x1. So ये जो masses हैं these are pulled along a frictionless horizontal surface and released, so they begin oscillate. तो assume मैं ये कर रहा हूँ कि x2 जो है greater than x1, और तो इस तरीके से अब आप ये देखेंगे, मैं आपको आई मेक यू अंडरस्टैंड फ्री बॉडी डायग्राम. ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी, ये स्प्रिंग एलोंगेट हुआ तो ये पुलिंग फोर्स, दिस इज पुलिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ऑन कैपिटल M बाई स्प्रिंग 1, और क्योंकि इसका इफेक्ट ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगा तो ये पुशिंग फोर्स, तो दिस इज पुशिंग फोर्स kx1 ऑन कैपिटल M बाई सेंट्रल स्प्रिंग, स्प्रिंग 2. क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्सेस जो हैं इंटरनल हैं, ये एक ही स्प्रिंग में सेम स्प्रिंग में दिखा रहे हैं इसमें,
दिस इज kx1 ऑन ए, दिस इज kx1 ऑन बी, ये भी पुशिंग फोर्स, ये भी पुशिंग फोर्स, क्योंकि ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। ये जो है पुलिंग फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन एम बाई स्प्रिंग 1, दिस इज फोर्स ऑन एम बाई स्प्रिंग 2, दिस इज फोर्स ऑन एम बाई स्प्रिंग 2। अब आगे चूंकि ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक भी आगे डिस्प्लेस हुआ, तो ये जब डिस्प्लेस हुआ तो इस x2 का इफेक्ट क्या होगा? इस x2 का जो इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये एलोंगेट होगा स्प्रिंग इसकी वजह से, इस x2 की वजह से। तो देयरफॉर ये पुलिंग फोर्स होगी ऑन m, तो ये सेम फोर्स है, ये भी पुलिंग फोर्स ऑन b, ये पुलिंग फोर्स ऑन a बाई स्प्रिंग 2। ये फोर्सेस स्प्रिंग 2 की वजह से है, ये फोर्सेस स्प्रिंग 2 की वजह से है, लेकिन ये फोर्सेस स्प्रिंग 2 की वजह से इसलिए है क्योंकि स्प्रिंग में ये कंप्रेशन का इफेक्ट काउंट होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग 1। ये फोर्सेस इसलिए पुलिंग फोर्स दिखाई है बाई स्प्रिंग 2 ऑन दीज ब्लॉक्स, क्योंकि ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ इस ब्लॉक के मूवमेंट की वजह से। अब चूंकि ये जो फोर्स है ये पुलिंग फोर्स है, तो इसका इफेक्ट इस x2 की वजह से स्प्रिंग 2 तो इलोंगेट हुआ, लेकिन इसका इफेक्ट 3 पे क्या होगा? ये कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग हमेशा, स्प्रिंग 3 कंप्रेस्ड है, तो ये पुशिंग फोर्स ऑन ब्लॉक बी लगाएगा, और ये पुशिंग फोर्स ऑन बाउंड्री, और ये पुलिंग फोर्स ऑन बाउंड्री। बाउंड्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये इस तरीके से मैंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स से फ्री बॉडी डायग्राम बना के फोर्सेस दिखाए। उसका वही मोशन है, जो फोर्स मोशन के अलोंग है वो पॉजिटिव, जो फोर्स मोशन के अपोजिट नेगेटिव। नेट फोर्स ये बनेगी क्योंकि ये राइटवर्ड फोर्स है, ये दोनों फोर्स इसके अपोजिट तो लेफ्ट माइनस, ये नेट फोर्स गिव यू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। इसी प्रकार से इसमें आप देखिए नेट फोर्स क्या बनेगी, ये फोर्स इसके पैरेलल है पॉजिटिव, ये दोनों इसके अपोजिट है नेगेटिव। नेट फोर्स ये आके गिव्स यू मास इनटू एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का, और ये उधर जाके अरेंज कर दिया, ऐसे इनको अरेंज कर लिया, तो ये दो इक्वेशन आ गए। और उसके बाद हमें चूंकि नॉर्मल मोड्स की मैंने बात इस वक्त मैं कर रहा हूँ, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड कैन बी डिटरमाइंड by guessing the normal mode configuration from symmetry configuration. So assume existence of a normal mode at angular frequency omega. तो आप ये देखो x1 जो है that is displacement of a block which is a capital A into e to power i omega t, ऐसे x2 जो है displacement of कैपिटल एम यानी ब्लॉक बी यानी कैपिटल बी टू पर आर ओमेगा टी। जब हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो यकीन मानिए इन दोनों में ये इक्वेशंस आ जाएंगे। उसके बाद सेक्युलर डिटर्मिनेंट विल गिव यू ओमेगा, तो ए के कोफिशिएंट लिख दीजिए, बी के कोफिशिएंट, और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस के आ गया। सो दस देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और जिसको अब एक बार हम ये प्लस के लेंगे और एक बार माइनस के लेंगे, तो ओमेगा 1 आ जाएगा रूट के वाई एम, ओमेगा 2 आ जाएगा रूट 3 के वाई एम। सो दीज आर द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू नॉर्मल मोड्स। द शेप ऑफ मोड 1 which is a lower frequency omega 1 is shown in the following figure। ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट है। मोड 1 यानी मोड विद लोअर फ्रीक्वेंसी एक तरीके का सिमेट्रिक मोड है, जिसमें दोनों ब्लॉक इक्वली डिस्प्लेस होते हैं। एम ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, ये भी x1 से डिस्प्लेस, ये भी x1 से डिस्प्लेस, तभी तो लिखा है x2 टू x1 यानी सिमेट्रिक मोड। जब ये सिमेट्रिक मोड होगा तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी यानी रूट के वाई एम, और मोड 2 जो है दैट इज मोड विद हायर फ्रीक्वेंसी आई मीन टू से रूट 3 के वाई एम। उसका जो शेप क्या बनेगा मोड 1 का, तो ये शेप हुआ। मोड 2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है या शेप क्या होगा, ये ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरफ है, ये ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्टवर्ड है। सो ब्लॉक ए मूव्स अ डिस्टेंस x1 टू द राइट एंड ब्लॉक बी मूव्स एन इक्वल डिस्टेंस
टू द लेफ्ट, इसीलिए मैंने x इक्वल टू माइनस x1 लिखा, इसीलिए इसको एसिमेट्रिक मोड लिखा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो A एंड C है। थैंक यू।